नेक्स्ट देखो, अपने क्या चला था CFT है ना। अब CFT में देखो ये चीज़ तो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर, समझ में आई मेरी बात है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो, जो क्रिस्टल फील्ड के पैरामीटर है ना, क्रिस्टल फील्ड के पैरामीटर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो कौन सा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैरामीटर है वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब CFSE की बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देती है, समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो CFT है वो CFSE की बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देती है, CFSE है ना। तो देखो पहले CFSE की बात करते हैं। CFSE क्या होती है, CFSE क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी which are released during the splitting of the degenerate d orbitals of the central metal ion in the coordination compound है ना। यहाँ लिखा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिलीज ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। क्या लिखा, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लियर, पहली चीज़ ये, ठीक है। CFSE ऑलवेज जीरो और नेगेटिव है ना, CFSE ऑलवेज जीरो और नेगेटिव, नेवर बी पॉजिटिव। हमेशा जीरो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती है। दूसरी चीज़, ये इनकी थर्मोडायनेमिक, मैंने आप लोगों को पहले बताई, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन देती है। क्या करती है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन देती है, ठीक है। मतलब इसकी प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है, मतलब CFSE का मान बढ़ा तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या हुआ, अगर किसी भी तरीके से CFSE का मान बढ़ा तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेगा,
क्लियर ये वाली बात भी? ठीक है, समझ में मेरी बात? नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट क्या है, अगर मैंने कहा CFSE का मान बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अब CFSE किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर? अब जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है किस पे डिपेंड करती है? ज्योमेट्री ऑफ द डी ऑर्बिटल, है ना। और ज्योमेट्री ऑफ द डी ऑर्बिटल मुख्य रूप से तो 3 प्रकार की होती है, अपन 2 ले रहे हैं, ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, है ना, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें CFSE इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे निकालते हैं? -0.4 n T2g प्लस 0.6 n EG del 0 प्लस MP, ये इसका फॉर्मूला होता है। CFSE इन टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे निकालते हैं? -0.6 n E प्लस 0.4 n T2 del T प्लस MP। बात समझ में है क्या? CFSE का मान इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? ठीक है, ये बात पहली चीज़ तो ये CFSE का मान अपन इस तरीके से निकालते हैं। और ये कैसे निकालते हैं? उनकी स्प्लिटिंग के आधार पर, है ना। मुझे एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल फील्ड में और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग मैंने आप लोगों को बता रखी है, कैसे स्प्लिटिंग होती है। G वर्ड अपन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो यूज़ करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। सपोज करो ये 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल है, मैं इनको लिख दूँ 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक है, जब लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच करे तो ये एक्साइटेड हो गए, तो ये 4 ये 5, मैं लिखूँ एक्साइटेड डीजनरेट डी ऑर्बिटल। ठीक है, इधर भी कर रही हूँ 2 3 4 और ये 5। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? इस तरीके से ये भी क्या है, एक्साइटेड डीजनरेट डी ऑर्बिटल। और ये सब कैसे हैं? मेटल बेस्ड डी ऑर्बिटल है ना। ये कैसे हैं? मेटल बेस्ड डी ऑर्बिटल है। ये भी क्लियर? अब देखो ये इनकी क्या हो जाएगी, एनर्जी बैरियर Eg ये T2g ऑर्बिटल। ठीक है, E ऑर्बिटल। समझ रहे आप लोग मेरी बात? ठीक है,
ये कैसा हो जाएगा ई ऑर्बिटल और ये T2 ऑर्बिटल, है ना। इधर देखो पहले ऑक्टाहेड्रल में देख लेते हैं ये अंतर कितना था, ये क्लियर ये बात। तो देखो तभी तो इसका फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, समझ में आया। इधर देखो इस अंतर को इसे क्या कहेंगे प्लस, इसे क्या कहेंगे माइनस, प्लस 0.4 डेल टी। क्लियर ये बात। ये कौन से फील्ड में है, टेट्राहेड्रल फील्ड, है ना। ये कौन से फील्ड में है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, है ना। ये कौन से फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड में, और ये कौन से फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। आई क्या बात समझ में, ठीक है, क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हुई स्प्लिटिंग, इसके CFSE कैसे निकालेंगे, अभी दिखा था फॉर्मूला माइनस 0.6 n E प्लस 0.4 m T2 डेल T प्लस MP। क्लियर ये वाली बात, है ना। इसको इस तरीके से करेंगे। अब जो CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड हमेशा ही कम होती है, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये बात भी क्लियर, इनके इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अब स्प्लिटिंग बता दी थी मैंने आप लोगों को और अभी और एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा मैंने आप लोगों को उस टाइम जब CFT पढ़ी थी तो इनकी CFSE निकालना भी बताया था, ठीक है। CFSE निकालना बता रखा है ना, ठीक है। वो सब चीज़ अंतर देखो, डेल T बराबर क्या होता है 4/9 डेल 0, ये होता है ना। अपने को सब पता है आप लोगों को CFSE कैसे निकालते हैं, है ना। समझ में आ रही मेरी बात, तो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया था, तो आप पहले वाली वीडियो देख लेना। दूसरी चीज़ देखो क्या है कि अब अगर CFSE मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है तो अब उसको प्रभावित करने वाले कारक, है ना, समझ में आ रही है, उसको प्रभावित करने वाले कारक पैरामीटर को प्रभावित करेंगे। पैरामीटर CFSE है, मतलब CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये देखते हैं। अब स्प्लिटिंग भी देखो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग करोगे, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, वो कर लेना सब आप लोग। अब मैं लिखूँ फैक्टर अफेक्टिंग द CFSE, है ना, ये लिख देती हूँ CFSE ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये लिख देती हूँ CFSE ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, समझ में ही बात, ठीक है। ये करना है। सबसे पहले तो देखो इसमें पढ़े अपन नेचर ऑफ द मेटल, है ना। क्या पढ़े, फर्स्ट पॉइंट तो पढ़े नेचर ऑफ मेटल आयन, है ना। क्या पढ़े, नेचर ऑफ द मेटल आयन। पहली चीज़ तो इसमें ये पढ़े, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। नेचर ऑफ द मेटल आयन, ठीक। अब देखो नेचर ऑफ द मेटल आयन किस तरीके से प्रभावित करेगा वो चीज़ है ना। देखो ज़रा क्या होता है कि जैसे मेटल अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं।
और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना। क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना। अब उस डी ब्लॉक एलिमेंट में नॉर्मली मैं क्या कहूँ कि 3D सीरीज होती है एक तो, और एक 4D सीरीज होती है ना। क्या क्या होते हैं? 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है और 5D सीरीज होती है। ठीक है, ये है। तो मेटल किस किस का हो सकता है? 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज का। ठीक है, बताओ यहाँ पे मेटल में 3D, 4D और 5D जो नेचर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अगर n बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी, स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो CFSE का मान भी बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा? अगर n बढ़ेगा तो CFSE बढ़ेगी, सॉरी स्प्लिटिंग बढ़ेगी, स्प्लिटिंग बढ़ेगी तो CFSE का मान भी बढ़ेगा। क्लियर ये चीज़? अगर 3D, 4D, 5D सीरीज एलिमेंट की बात करें। क्लियर? समझ में मेरी ये बात? ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा CFSE का मान भी बढ़ता जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होता है। मैंने कहा दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स दे दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखकर अपन ये पता लगा लिया कि ये ऑक्टाहेड्रल होगा या टेट्राहेड्रल होगा। समझ में ये बात? उसके बाद में अपन ने ये पता लगा लिया कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। उसके बाद में ये पता लगा लिया उसमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कितने होंगे, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का होगा। ठीक है, अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में बना है ना। कॉम्प्लेक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में बना है। ठीक है, अगर ऐसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में बना है तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं? पेयरिंग करवाते हैं। जितनी ज़्यादा पेयरिंग होगी स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी CFSE का मान उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा CFSE का मान होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करें तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उसके आधार पे देखेंगे। समझ में मेरी बात? ये नेचर ऑफ द लिगेंड में देखेंगे। क्लियर क्या? मतलब जैसे जैसे जितनी ज़्यादा पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेटल के, है ना, मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितनी ज़्यादा पेयरिंग होगी उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग है ना, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा CFSE, जितनी ज़्यादा CFSE उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है, मैंने क्या कहा? जितनी ज़्यादा पेयरिंग उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा CFSE, जितनी ज़्यादा CFSE उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, है ना। तीसरे पॉइंट की बात करें, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन में बोले तो जैसे सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना।
तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे हो D1 D2 D3 इसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे स्प्लिटिंग डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा हुआ तो CFSE की वैल्यू कम होगी, ऐसा हुआ तो स्टेबिलिटी कम होगा। ये भी बात की है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेल का मान CFSE का मान है ना, डेल मतलब CFSE, बताओ CFSE के मान के आधार पर बोले तो डेल के मान के आधार पर भी अपन CFSE को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कि जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होता है क्या होता है, 4/9 डेल 0, समझ में आ रही। डेल का मान ऑक्टाहेड्रल, डेल का मान ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ज़्यादा होता है, डेल का मान टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कम होता है। मैंने क्या कहा, डेल का मान ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ज़्यादा होता है। और उसी डेल का मान बोले तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कम होता है, ठीक है। तो अपन नॉर्मली क्या निकालिए CFSE, बोल तो मैं कहूँ कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टेबिलिटी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बजाय कम होगी, समझ में आ रही, बिकॉज ऑफ डेल वैल्यूज, समझे ये बात भी, ठीक है। कितने पॉइंट क्लियर हुए, 4 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स है ना, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, देखो ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री देखो मैंने क्या कहा था, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग, यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होती है, हमेशा कम होती है, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड हमेशा क्या होते हैं, हाई स्पिन। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट, ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं,
स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, है ना। और ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टेट्राहेड्रल, है ना, डाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री। ऐसे कॉम्प्लेक्स बने तो स्प्लिटिंग क्या होएगी, इनमें कम होएगी। स्प्लिटिंग कम होएगी तो CFSE जो वैल्यू है वो क्या होएगी, कम होएगी। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, या मैं कहूँ स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, या मैं कहूँ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, या मैं कहूँ आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। ये किनकी प्रेजेंस में बनेंगे, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में, ठीक है। ऐसा हुआ तो क्या होएगी, स्प्लिटिंग कम होगी, तो CFSE वैल्यू भी कम होगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। दूसरा, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, या फिर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, या फिर इनर ऑर्बिटल सॉरी इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। ऐसा होएगा तो CFSE वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ऐसा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। समझ में ये बात, ठीक है। ये चीज़ है क्लियर, ठीक। अब बचा क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पहली चीज़ यहाँ पे स्क्वायर जो प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मुझे एक बात बताओ, जो इजी ऑर्बिटल होता है वो फर्दर स्प्लिटिंग क्या करता है,
फर्दर स्प्लिटिंग शो करता है। ठीक है, जो ईजी ऑर्बिटल है वो फर्दर स्प्लिटिंग शो करता है, मतलब मोर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो CFSE में कुछ मान ऐड हो जाएगा, है ना। CFSE में क्या हो जाएगा, कुछ मान ऐड हो जाएगा। अगर CFSE में कुछ मान ऐड हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली क्या होगा, CFSE की वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्या हुआ, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब नेचर ऑफ द लिगेंड है ना, नेचर ऑफ द लिगेंड। अब देखो नेचर ऑफ द लिगेंड में सबसे पहले बात तो, अगर लिगेंड की बात करें तो अपन इसमें क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या देखते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में मेरी बात, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। अब इसमें देखो एक सिरा तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इधर होता है, एक सिरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इधर होता है ना। इसे क्या कहते हैं अपन, लोअर टर्मिनल। पढ़ रखे हो ना आप लोग, याद दिला रही हूँ बस, लोअर टर्मिनल है ना। ये क्या होता है, अपर टर्मिनल। ये कैसे लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सॉरी ये कैसे लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड। ये कैसे लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। समझ में, कैसे लिगेंड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वीक लिगेंड। ठीक है, ये वीक लिगेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, या मैं कहूँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, या मैं कहूँ वीक लिगेंड फील्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है वो क्या होएगी, कम होएगी। कम होएगी तो CFSE कम होएगी, CFSE कम होएगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है बात। अगर इनकी बात करें तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही, या स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बढ़ेगी, और डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग अगर बढ़ी तो CFSE का मान भी बढ़ेगा। क्लियर क्या बात। तो मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज होएगी, सॉरी डिक्रीज होएगी, तो CFSE वैल्यू है ना, जो CFSE वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इधर देखो ये वाले टर्मिनल, ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही, या
स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होएगी। समझ में आ रही? पेयरिंग होएगी तो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल बढ़ेगा। ऐसा हुआ तो CFSE वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, CFSE वैल्यू बढ़ेगी है ना, तो क्या होएगा, नॉर्मली CFSE वैल्यू बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी का मान भी बढ़ता जाएगा। तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। आई क्या बात समझ में? इस तरीके से क्लियर। ये लिगेंड का नेचर हो गया। ठीक है, अब देखो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ये वाले जो लिगेंड होते हैं हमेशा जो इधर टर्मिनल पे, वो हमेशा या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये वाले जो हैं या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, जबकि जो इधर टर्मिनल वाले हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर क्या? ठीक है, मोस्ट ऑफ क्या होते हैं ये टेट्राहेड्रल या हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। समझ में ही बात इतनी क्लियर। अब देखो ये इसकी बात हुई। अब क्या है, चार्ज ऑन मेटल आयन है ना। मुझे एक बात बताओ, चार्ज ऑन मेटल आयन का मतलब क्या है? एक तो मेटल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एक +1 हो, एक +2 हो, एक +3 हो, एक +4 हो, +5 हो और +7 +6 +8 9 10 जो भी है। मतलब अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज है ना, चार्ज ऑन मेटल आयन बढ़ता जाए है ना। मैं यहाँ पे देखूँ, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है, देखो चार्ज ऑन मेटल आयन कौन सा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन इंक्रीज हो। ठीक है, देखना जरा, चार्ज ऑन मेटल आयन इंक्रीज हो। ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मली अगर मेटल आयन पर चार्ज बढ़े तो मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मतलब बनने वाला कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है वो कैसा होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हुआ इसका मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल बढ़ेगी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, समझ में मेरी बात? तो CFSE जो वैल्यूज़ हैं उसका मान भी बढ़ेगा। ऐसा हुआ तो स्टेबिलिटी का मान भी बढ़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसा हुआ तो स्टेबिलिटी का मान भी बढ़ेगा। क्लियर बात? आपको ये सब चीज़ें लैंग्वेज में लिखनी है, समझ में आई ये बात? ठीक है, ऐसा हुआ तो जितना ज़्यादा, देखो अब जैसे अपन ने कहते हैं कि मेटल में जैसे चार्ज है ना, तो देखो एक तो मैंने क्या कहा, लो चार्ज
हो सकता है एक हाई चार्ज हो सकता है, ठीक है। एक तो क्या होगा, लो चार्ज हो सकता है, एक चार्ज हाई हो सकता है ना। अगर लो चार्ज हुआ, सुनना जरा, अगर चार्ज कम हुआ तो ये क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर चार्ज हाई हुआ तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। अगर ऐसा हो तो डेल ज़्यादा, ठीक है, ये ज़्यादा तो CFSE ज़्यादा, CFSE ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। इसकी बात करें तो डेल कम तो CFSE भी कम तो स्टेबिलिटी भी कम, समझ में ही बात, ठीक है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आप लोगों के क्या थे, फैक्टर अफेक्टिंग थे, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल पैरामीटर, समझ में इतनी बात, ठीक है। ये चीज़ थी जो आप लोगों की पूरी हो चुकी है, ठीक। अब देखो इसके बाद में जो आप लोगों के टॉपिक बचता है वो क्या है, डिफेक्ट्स और लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। देखो देखो इधर, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या ड्रॉबैक ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, समझ में। अब इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, मुख्य रूप से देखो अब तक अपन ने पढ़ा तो ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, उनके मैग्नेटिक मोमेंट, उनकी कलर प्रॉपर्टीज़, इनकी इजीली एक्सप्लेनेशन देती है ना। मेन तो यही है, क्या करता है ये, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कलर प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, है ना, इनकी एक्सप्लेनेशन आसानी से देता है ना। क्या करता है, इनकी एक्सप्लेनेशन आसानी से देता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, पहली बात, ठीक। दूसरी चीज़ देखो, ये तो हुआ इनकी, मतलब इसके क्या क्या एडवांटेज थे वो चीज़, लेकिन फिर भी इसके कई ड्रॉबैक हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब आयनिक बॉन्ड होता है। इनमें किसी प्रकार का कोई कोवेलेंट कैरेक्टर, बॉन्ड में किसी प्रकार का कोई कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये बात एकदम सही नहीं है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल आयनिक बॉन्ड ही हो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो, उनमें किसी तरीके की बॉन्डिंग ना हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इसका अध्ययन किया गया
और उस अध्ययन में ये पाया गया है ना, उस अध्ययन में ये पाया गया कि इनमें जो बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली आयनिक नेचर का नहीं होता है। उसमें 70% तो आयनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, लेकिन 30% उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली आयनिक नेचर का नहीं होता। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो इसकी यही थी, है ना। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था क्या था, अकॉर्डिंग टू CFT द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड इज आयनिक, बट इट इज़ नॉट द फैक्ट। ठीक है, इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ नॉट कम्प्लीटली आयनिक। ठीक है, हियर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज 70% इज आयनिक कैरेक्टर एंड 30% इज कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन बिटवीन मेटल लिगेंड बॉन्ड। ठीक है, इट इज एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर क्या? ठीक है, समझ में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है टोटली आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, दैट इज नॉट द फैक्ट, है ना, नॉट द फैक्ट। इनफैक्ट जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड होता है 70% इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है और 30% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, पहली लिमिटेशन तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करें K2PtCl6 और बात करें K2IrCl6। ठीक है, का स्पेक्ट्रा अगर ये सारी स्पेक्ट्रा ले तो इस स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, छोटे छोटे बैंड बनते हैं जो क्या शो करते हैं, इरिडियम और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, अगर केवल, है ना, अगर केवल आयनिक बॉन्ड ही होता तो शार्प लाइन आती, लेकिन यहाँ पे शार्प लाइन नहीं आती है। देखो ज़रा, मैंने क्या लिखा, K2PtCl6 और IrCl6, है ना, ये लिखा, ये कॉम्प्लेक्स लिखा। ठीक है, इनका क्या लिया, ESR स्पेक्ट्रा लिया। ठीक है, क्या लिया, ESR स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो इनका ESR स्पेक्ट्रा लिया उस स्पेक्ट्रा में क्या था, नॉर्मली वो स्पेक्ट्रा ऐसा है, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का स्पेक्ट्रा आया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखो, अगर केवल आयनिक बॉन्ड होता तो स्पेक्ट्रा इस तरीके का आता, है ना। ESR स्पेक्ट्रा कैसे लिखते हैं अपन, इस तरीके से लिखते हैं, है ना, ESR स्पेक्ट्रा ऐसे, ESR स्पेक्ट्रा ऐसे लिखा जाता। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक यही है, ये जो बनाया ना, यही समझ में आ रही है। अगर आयनिक बॉन्ड होता तो ये वाला स्पेक्ट्रा आता, लेकिन ये जो ये बन रहे हैं, है ना, कैविटीज बन रही है, ये क्या शो करती है कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी है, टोटली आयनिक बॉन्ड नहीं। ठीक है, दूसरा जो CFT है वो क्या करता है, CFT डील्स ओनली विथ मेटल बेस्ड d ऑर्बिटल।
नॉट NP-NS ऑर्बिटल। मैंने क्या कहा, CFT डील्स ओनली विथ द मेटल बेस्ड d ऑर्बिटल, नॉट विथ द अदर ऑर्बिटल्स। मतलब NS NP से डील नहीं करता, ठीक है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी हो गई इसकी एक, क्या, ठीक है। किससे डील करता है, केवल CFT डील ओनली विद d ऑर्बिटल, नॉट विद NS और NP ऑर्बिटल, ठीक है। अदर ऑर्बिटल का मतलब है दैट इज NS एंड NP ऑर्बिटल। क्लियर ये बात भी, ठीक है। ये एक लिमिटेशन। इस नेक्स्ट लिमिटेशन, इस थ्योरी से ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं होता है कि डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं, है ना, क्या बोला मैंने, डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, उनमें क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना। इनकी एक्सप्लेनेशन भी CFT नहीं देता, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी CFT नहीं देता है। नेक्स्ट, CFT ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि कौन सा लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कौन सा लिगेंड वीक होना चाहिए। देखो इसने कोई आइडिया नहीं दिया इस बारे में, अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं ये चीज़, तो है ना। CFT इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि कौन सा लिगेंड वो होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा और कौन सा लिगेंड वीक होएगा। मतलब नेचर ऑफ द लिगेंड के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देता है। अपन पढ़ते हैं H2 एक वीक लिगेंड होता है ना, मतलब H2 के कंपैरिजन में OH माइनस एक क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। CFT से पूछा भाई ये ऐसा क्यों होता है, CFT ने कहा मुझे कोई पता नहीं, ठीक है। CFT ने कहा मुझे पता नहीं है। मतलब नेचर ऑफ द लिगेंड अपन किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। कैसे बताए कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन CFT नहीं देता है। समझ में ही मेरी ये बात, ठीक है। अब देखो ये डिफेक्ट ऑफ CFT कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखने हैं, समझ में ही मेरी ये बात। दूसरी चीज़ क्या है, मतलब आप लोगों को कहूँ तो ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। मेरी तरफ से ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, ठीक है।